Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 28th of November to 4th of December. यानी कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. क्या क्या हुआ था पिछले हफ्ते, टॉपिक्स टू बी कवर्ड. नाउ नासा ने ना 1964 28 नवंबर 1964 में एक मार्स मिशन भेजा था, राइट, जिसका नाम था मरीनर 4. तो तब से लेके आज तक ना 28 नवंबर को हम रेड प्लैनेट डे, क्योंकि मार्स आप जानते हो रेड प्लैनेट है, रेड प्लैनेट डे से कमेमोरेट करते हैं, राइट. तो इससे रिलेटेड जितने भी मार्स मिशंस आज तक नासा ने भेजे हैं और बाकी कंट्रीज ने जो मार्स मिशंस भेजे हैं उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज 28 नवंबर वाज रेड प्लैनेट डे. ऑलराइट, देन अभी रिसेंटली खबर आ रही है कि जो 5G के सिग्नल्स होंगे ना, 5G जो अब मोबाइल टेलीफोनी में 5th जनरेशन यूज होगी, 5G के सिग्नल्स एयरप्लेन के सिग्नल्स के साथ इंटरफियर कर सकते हैं, जिससे फ्लाइट ऑपरेशंस खतरे में आ सकते हैं. तो इसको लेके DGCA और आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के बीच में काफी बातचीत हुई है. तो इस मुद्दे को हम देखेंगे, 5G इंटरफेरेंस विद फ्लाइट ऑपरेशंस. देन दोबारा से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस न्यूज में आया है और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, तो उनको देखेंगे. देन विल क्विकली शिफ्ट टू साइबर सिक्योरिटी. देखो दो नए टर्म्स अभी आए हैं, ब्लू बगिंग एंड रैंसमवेयर. ये साइबर अटैक्स हैं, ठीक है. ये जो हैकर्स होते हैं ना, ये ब्लू बगिंग करके आपके फोन की डिटेल्स ले सकते हैं. रैंसमवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर को बिल्कुल लॉक कर सकते हैं जब तक आप कोई पैसा नहीं पे करते, राइट. तो ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो हैक्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, राइट, वो देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज एक्स, ट्रैकिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक. देखो कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेके पूरी दुनिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, राइट, ये हम सब जानते हैं. नाउ WHO चाहता है कि फ्यूचर में कभी कोई पैंडेमिक आता है ना, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हो. तो फ्यूचर में जो भी पैंडेमिक आने वाला है उसका नाम WHO ने दे दिया है डिजीज एक्स. डिजीज एक्स इसलिए कि हमें नहीं पता क्या है, पर जो भी है हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना रिपीट हो. तो ये इशू को हम करेंगे और एंड में मैं आपको दूंगा कुछ आर्टिकल्स टू रीड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड. ये आर्टिकल्स आपने खुद पढ़ने हैं और मेक श्योर कि आप खुद ही पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो. इससे आपकी आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग बेटर हो जाएगी. और हमेशा की तरह एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा फॉर प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस लेक्चर. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद रेड प्लैनेट डे. ऑलराइट, चलो क्या कॉन्टेक्स्ट है. Commemorating the day one of the most significant space missions to Mars was launched, November 28th is marked as Red Planet Day. क्यों? क्योंकि इसी दिन 1964 में USA ने मरीनर 4 पहला मिशन मार्स पे भेजा था और उससे बहुत सारी फोटोग्राफ्स आई थी जिसकी वजह से हमारी मार्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. सो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ना जितने भी मिशंस भेजे गए हैं मार्स पे उनकी एक लिस्ट है, दी है, निकाली है, राइट. तो हमें बस वो याद रखनी है कि कौन सी कंट्री ने कौन सा मिशन भेजा था, नासा ने कौन से मिशंस भेजे थे, राइट. ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के से इंपॉर्टेंट है, मेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि मार्स पे आज तक क्या क्या मिशंस भेजे जा चुके हैं. ऑलराइट, चलो नाउ सीधा हम टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हम ना धीरे धीरे मार्स की एक्सप्लोरेशन को ईयर ऑनवर्ड्स देखेंगे. जैसे मैं आपको बताता हूं कि मार्स पे जो भी एक्सप्लोरेशन हुई है टाइम द टाइम वो कैसे इंप्रूव होती गई है. तो हमें ना टाइमलाइन वाली क्रोनोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले तो हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की. 19th सेंचुरी में मार्स की एक्सप्लोरेशन कैसी थी. देखो 19th सेंचुरी में हमारे पास स्पेसक्राफ्ट तो थे नहीं, तो हम टेलीस्कोप से ही यूनिवर्स को जान सकते थे. तो टेलीस्कोप से, एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प से मार्स के बारे में क्या क्या जानकारी आई थी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आई थी, राइट. सो वो देखते हैं 19th सेंचुरी में हमें मार्स के बारे में क्या पता था. In one of the earliest known cases of fascination with the planet, NASA's website notes how in late 19th century, Italian astronomer Giovanni Schiaparelli claimed to have observed linear patterns on the surface of planet that he called canali. ठीक है, हुआ क्या था, एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जियोवानी
ठीक है, उन्होंने टेलीस्कोप से मार्स को ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा रेड रेड लाइंस बनी हुई हैं, उन्होंने उस लाइंस को कह दिया कैनाली, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मिस ट्रांसलेट कर दिया गया एज कैनाल्स, और ऐसे फेमस हो गया 19th सेंचुरी में कि मार्स पे कैनाल्स बने हुए हैं, जिससे लोगों को लगने लगे कि मार्स पे भी शायद सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है। और फिर तो आप जानते हो, एक बार ऐसी खबर आ गई तो जितने भी साइंस फिक्शन राइटर्स हैं, मूवी वाले हैं, प्लेज हैं, वो साइंस फिक्शन मूवीज बनाने लग गए, मूवीज तो नहीं बनती थी, प्लेज लिखने लग गए, राइटिंग्स, बुक्स छापने लगे कि मार्स पे एक एलियन सिविलाइजेशन है। तो मार्स पे एलियंस हैं, ये इन्हीं की वजह से आया था, क्योंकि इन्होंने कैनाली कह दिया कि रेड लाइंस हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगा मार्स पे कैनाल्स बने हुए हैं, और कैनाल्स तो ह्यूमन बीइंग्स ही बनाएंगे। तो ये अर्लीस्ट जानकारी है हमारी। पर मार्स की एक्चुअल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी 1964 28 नवंबर को, तभी हम इस डे को रेड प्लैनेट डे कहते हैं। और वो कैसे हुई? मरीनर 4 भेजा था जब नासा ने ना मरीनर 4 स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स की तरफ, और इसका काम था, ये एक फ्लाई बाय मिशन था। ना फ्लाई बाय मिशन का क्या है कि क्या मतलब है? नासा ने ना ये स्पेसक्राफ्ट भेजा और ऐसे ही भेज दिया बस, ठीक है, मार्स की डायरेक्शन में भेज दिया। ये मार्स के पास जाएगा और मार्स को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना, ये मार्स को ऑर्बिट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसका काम था बस मार्स की डायरेक्शन में इसे भेज दिया, ये सीधा जाता जाएगा, रास्ते में जब मार्स आएगा तो इसकी फोटोज क्लिक करके अर्थ पे भेज देगा, राइट। दिस वाज कुछ भी नहीं, अ फ्लाई बाय मिशन, ठीक है। अब एक टेलीविजन कैमरा था इसमें, जिसने कम से कम 22 पिक्चर्स क्लिक करी हैं, और क्योंकि ये ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया मार्स पे, क्योंकि ये फ्लाई बाय मिशन था, इट जस्ट टुक 1% ऑफ मार्स पिक्चर्स, 1% ऑफ द सरफेस ऑफ मार्स पिक्चर्स। Although originally not expected to survive much past the Mars flyby encounter, Mariner 4 lasts about 3 years in the solar orbit. सोचा ये था कि जैसे ही ये मार्स को क्रॉस कर देगा, इसका कोई काम नहीं बचेगा, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर उसके बाद भी 3 साल टिका रहा। और इसने फिर और फोटोज भेजनी शुरू कर दी, सोलर एनवायरनमेंट की फोटोज भेजनी शुरू कर दी। और जब नासा ने बाद में मरीनर 5 भेजा ना, तो उसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन और वो क्या कहते हैं, मरीनर 4 ने जो डेटा इकट्ठा करा था वो मरीनर 5 को देना है, राइट, वो कोऑर्डिनेशन ये करता गया। तो ये यूजफुल रहा इवन आफ्टर फ्लाइंग बाय मार्स। Although because of their limited range, they failed to cover the more geologically diverse feature that we know about. All in all, these findings dash many scientists' expectations of Mars as a place of hospitable to life. इसने जो मार्स की पिक्चर्स भेजी, उससे लोगों को ये लगने लगे कि फ्यूचर में अगर हम लोग जा सकते हैं किसी और प्लैनेट पे, तो मार्स पे जरूर जा सकते हैं, मार्स पे लाइफ पॉसिबल है, मार्स को हॉस्पिटेबल आप बना सकते हो। ये इन पिक्चर से क्लियर हुआ। उसके बाद दौर आता है 1970s 80s का, जब नासा ने वाइकिंग मिशंस भेजे, वाइकिंग 2, वाइकिंग 3, वाइकिंग 4, और इनमें से कुछ तो ऑर्बिटर भी थे। इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करी है मार्स की, मार्स के एटमॉस्फेयर की, सॉइल की, राइट। तो ये वाइकिंग मिशंस थे, इनको हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है आपने। देन मेजर जो था, जो मेजर इन्होंने ऑर्बिटर भेजा था मार्स पे, ऑर्बिटर मतलब जो हमारा मंगलयान था कि मार्स पे जाएगा और मार्स के चक्कर लगाएगा, वो था मार्स ओडिसी स्पेसक्राफ्ट। In 2001, the gamma ray spectrometer on board Mars Odyssey spacecraft detected a fascinating hydrogen signature that seemed to indicate the presence of water ice. इसने मेजर डिस्कवरी भी की थी। इसने कुछ हाइड्रोजन डिस्कवर किया था मार्स के एटमॉस्फेयर पे, जिससे ये लगा था कि शायद मार्स पे आइस फॉर्म में वाटर पॉसिबल है। और इसकी इस डिस्कवरी को बाद में कंफर्म किया गया था थ्रू नासा's फीनिक्स। ये नासा का लैंडर था, ठीक है। तो मार्स पे ऑर्बिटर भेजा नासा ने, मार्स ओडिसी, फिर एक लैंडर भेजा जो लैंड करा मार्स पे, ठीक है, फीनिक्स मिशन। और वहां पे उसने कंफर्म करा कि यस, मार्स के क्रेटर्स में अंडरग्राउंड लेवल पे वाटर आइस मौजूद हो सकती है, इसने कंफर्म ही कर दिया। तो जो ओडिसी ने ढूंढा था कि वाटर हो सकता है मार्स पे, वो फीनिक्स ने कंफर्म कर दिया। हाँ, लिक्विड वाटर नहीं है, आइस फॉर्म में है। तो काफी डिस्कवरी हुई थी। और उसके बाद आज के जमाने में मिशंस जो चल रहे हैं, देखो नासा का अभी कौन सा मिशन चल रहा है। नासा का एक लैंडर है मार्स पे, मार्स इनसाइट, रोवर है क्यूरियोसिटी, ऑर्बिटर्स वो भेज चुका है मार्स रिकॉनेसांस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मेवन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी ऑर्बिटर्स भेज चुका है, मार्स एक्सप्रेस, एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, ये याद रखने हैं। इंडिया का जैसे ही आप जानते हो एक ऑर्बिटर था मंगलयान,
चाइना ने भी एक ऑर्बिटर अभी भेजा है पर वो पहुंचा नहीं है, टियानवेन 1, और यूएई ने भी एक ऑर्बिटर भेजा, अभी तक पहुंचा नहीं है, होप। ठीक है, तो मेजरली आपको ये याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, और ऑर्बिटर है, लैंडर क्या है, और नासा के पुराने मिशंस, ओडिसी, फीनिक्स, वाइकिंग, मरीनर 4, इनके नाम याद रखने हैं बस। क्लियर, मेक सेंस? बस और कुछ नहीं याद रखना। रेड प्लैनेट डे को इतनी धूमधाम से नहीं हमने सेलिब्रेट करना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, नाम याद रखना बस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इशू, 5G इंटरफेरेंस विद फ्लाइट ऑपरेशंस। नाउ ये जो मुद्दा है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड नहीं है, मुद्दा प्रॉब्लमैटिक है पर इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से सुनना, देखो हम लोग जानते हैं कि जो 5G होता है इट यूजेस सिग्नल्स, और ये जो सिग्नल्स यूज करता है ना, ये रेडियो वेव्स यूज करता है। तो जो आप फोन यूज कर रहे हो उसमें इंटरनेट यूज कर रहे हो, वॉइस सिग्नल, एसएमएस वगैरह, सारे सिग्नल्स ना रेडियो वेव्स में होते हैं। अच्छा, हमारे जो प्लेन्स होते हैं ना, फ्लाइट होती है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर बेसिकली पता क्या करता है कि अगर प्लेन चल रहा है ना हवा में, राइट, तो उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करता है, और उसको मेजर करने के लिए भी ना बड़ा सिंपल तरीका है। देखो प्लेन जा रहा है ऊपर, राइट, उसके अंदर ऑल्टीमीटर है, वो ऑल्टीमीटर ना रेडियो सिग्नल्स फेंकेगा। क्लियर, रेडियो सिग्नल्स नीचे ग्राउंड को टच करेंगे और रिफ्लेक्ट होके ऊपर वापस आ जाएंगे। नाउ ऑल्टीमीटर को पता है रेडियो वेव्स की स्पीड क्या है, ऑल्टीमीटर को पता है कि टाइम कितने में सिग्नल वापस आ रहा है ना। करा क्या है, बेसिकली प्लेन जा रहा है, ऑल्टीमीटर से सिग्नल फेंका, वो रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड पे वापस आ रहा है, तो टाइम भी कैलकुलेट कर लेता ऑल्टीमीटर के कितने टाइम में वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, राइट। स्पीड उसे पता ही है, और आप जानते हो किसी चीज की स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो डिस्टेंस तो वी कैन कैलकुलेट, राइट। तो इसी सिंपल प्रिंसिपल को यूज करके ना ऑल्टीमीटर ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बीच में कभी पहाड़ आ जाते हैं, प्लेटोज आ जाते हैं, तो उसे डिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए आपके एरोप्लेन को, राइट। द थिंग इज कि ऑल्टीमीटर जो सिग्नल्स फेंक रहा है ना, वो भी रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, और जो 5G यूज कर रहा है वो भी रेडियो वेव्स हैं। ऊपर से प्रॉब्लम पता क्या है, रेडियो वेव्स भी ना आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की भेजते हो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है रेडियो वेव्स की, आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की भेजते हो ना। देखो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है ना रेडियो वेव्स की, उनको ना हमने डिफरेंट बैंड्स में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि होगा एक सी बैंड, उसमें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, के ए बैंड होगा, उसमें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, के यू बैंड होगा, राइट। तो बैंड से आपने घबराना नहीं है, बैंड बेसिकली पता क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप है। अब द थिंग इज कि जो 5G सिग्नल्स होते हैं ना, वो भी सी बैंड की फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, ठीक है, और जो आपका ऑल्टीमीटर है ना, वो भी सी बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज करता है। तो 5G सिग्नल्स और ऑल्टीमीटर के सिग्नल्स जो है रेडियो सिग्नल्स, वो सेम ही बैंड की फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं ना। चांसेस ये हैं कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि दोनों सिग्नल्स मिक्स हो जाएं, 5G के सिग्नल्स इंटरफियर करें विद ऑल्टीमीटर के सिग्नल्स, जिससे फ्लाइट ऑपरेशंस खतरे में आ सकते हैं, उनको गलत रिपोर्ट आ सकती है, ऑल्टीमीटर को हाइट की गलत रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि उस ऑल्टीमीटर के सी बैंड के सिग्नल्स जो थे वो 5G के सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर हो गए, और फ्लाइट ऑपरेटर्स को पता ही नहीं चल रहा कितना डिस्टेंस है ग्राउंड से फ्लाइट का, राइट। ये मुद्दा है, बस यही मुद्दा है। नाउ इस मुद्दे की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी यूएसए में, तो खासकर क्योंकि यूएसए में बहुत सारी फ्लाइट्स को आपको कैंसिल करना पड़ा, और वहां पे टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है और जो फ्लाइट ऑपरेशंस वाले हैं, इनको एक डील में आना पड़ा कि चलो दोनों सी बैंड यूज कर रहे हैं, पर सी बैंड में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यूज करें ताकि फ्लाइट ऑपरेशंस हैम्पर ना हो, लोगों की जानें जा सकती हैं इससे, राइट। नाउ इंडिया में भी 5G रोल आउट होने वाला है ना, तो इंडिया में भी ये इशू आ सकता है। तो इसलिए इंडिया में भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, और डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल एंड कंट्रोलर ऑफ एविएशन, राइट, इनके बीच में डील चल रही है कि कैसे सी बैंड में भी कैसे हम स्प्लिट लेके आ सके, कि ये वाली सी बैंड फ्रीक्वेंसीज आप यूज करो, ये वाली सी बैंड आप यूज करो, ताकि फ्लाइट ऑपरेशंस भी चलते जाएं और 5G भी अच्छे से इंडिया में रोल आउट हो सके।
राइट तो मुद्दा समझ आ गया। बेसिकली 5G सिग्नल्स बिकॉज रेडियो वेव्स के सी बैंड में ऑपरेट करते हैं, फ्लाइट के ऑल्टीमीटर के सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं क्योंकि ये भी सी बैंड में ऑपरेट करता है। बस यही मुद्दा है, ठीक है। So what is in the news? The aviation and telecom departments will shortly roll out a plan to ensure safe flight operations around airports with 5G airwave infrastructure. अब इन्होंने प्लान क्या किया है? The plan includes telecom companies setting up infrastructure, towers वगैरह और 5G networks in the country away from flight path around airports. तो जो फ्लाइट्स का जनरली पाथ है ना, उससे दूर ही रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, 5G टावर्स वगैरह को, राइट। ये प्लान का स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। इससे काफी हेल्प मिलेगी। कैरिंग लो पावर सिग्नल्स इन सच एरियाज एंड अ प्लान टू अपग्रेड द ऑल्टीमीटर ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इन द कंट्री। और ऑल्टीमीटर में भी थोड़े से आप चेंजेस लेके आओगे ताकि वो सी बैंड फ्रीक्वेंसीज यूज ना करे जो 5G में यूज होती है। तो दोनों तरफ से काम होगा, है ना, दोनों मिले हैं। जो फ्लाइट ऑपरेशंस वाला DGC है वो मिला है, टेलीकम्युनिकेशन को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाला मिला है। दोनों ने करा है कुछ स्टेप, दोनों ने बात ये डील ये करिए, कुछ स्टेप्स हम लेंगे, कुछ स्टेप्स आप लोगे। टेलीकम्युनिकेशन वाले क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि जितनी भी 5G कंपनीज हैं वो अपने टावर दूर दूर बनाए, फ्लाइट ऑपरेशंस फ्लाइट पाथ से एयरपोर्ट से दूर दूर रखें अपने टावर्स को। और इन्होंने कहा है कि हम सारी फ्लाइट्स में ऑल्टीमीटर, जो कि एक बड़ा टास्क है, पर सारी फ्लाइट्स में जितने भी ऑल्टीमीटर हैं उन्हें अपग्रेड करेंगे ताकि वो फ्रीक्वेंसीज ना यूज करें जो 5G में यूज होती है, ठीक है। These are expected to be a part of an operational guidelines that the DOT, Department of Telecom, is currently preparing after India's aviation regulator. और aviation regulator कौन है? DGCA, Director General and Controller of Aviation. Flagged concerns. DGCA ने Department of Telecommunication को बताया कि जी ये concerns हो सकते हैं, ठीक है। In June, अच्छा ये USA में भी हो चुका है और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा है। यूएसए में DGCA की जगह है एक अथॉरिटी कॉल्ड फेडरल एविएशन अथॉरिटी। तो जो काम यहां DGCA का है ना, वो यूएसए में फेडरल एविएशन अथॉरिटी का है। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने भी वहां की टेलीकॉम कंपनी से रिक्वेस्ट करी है कुछ सिमिलर लाइंस पे, ठीक है। और जब ये पिछले साल यूएसए के में इशू बना था ना बहुत बड़ा, तो बहुत सारी एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो यूएसए जा रही थी उन्हें भी रोकना पड़ा क्योंकि 5G सिग्नल इंटरफेरेंस हो रही थी यूएसए में। तो इंडिया से भी फ्लाइट्स यूएसए नहीं जा पा रही थी, ठीक है। तो ये यूएसए ने तो मुद्दा ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया, अब इंडिया की बारी है क्योंकि इंडिया में भी 5G रोल आउट हो रहा है, ठीक है। अब इशू क्या है मैंने आपको समझा दिया। 5G टेक्नोलॉजी क्या है ये हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज जो हमने पहले नहीं करी वो ये है कि 5G इज बेस्ड ऑन OFDM टेक्नोलॉजी, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या है कि जो 5G सिग्नल्स होता है ना, जैसे मैंने किसी को कॉल की तो उसका जो सिग्नल है वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में चला जाएगा, ताकि किसी एक या दो फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस हो भी गई तो बाकी फ्रीक्वेंसीज, सेम ही सिग्नल बाकी फ्रीक्वेंसीज में तो पहुंच रहा है ना। तो जैसे मैंने किसी से बात करी तो लेट्स सपोज मेरी बात डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में जा रही है, तो एक दो इंटरफेयर भी हो गई, एक दो अगर इंटरफेयर भी हो गई तो 3-4 जो मैंने और फ्रीक्वेंसीज में भेजी हुई है वो तो प्रोटेक्टेड है, राइट। इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर? बस ये याद रखना, बहुत सिंपल है, ये 5G के बारे में याद रखना। बाकी 5G क्या है हम कर चुके हैं, मुद्दा क्या चल रहा है सी बैंड वाला ये भी हम कर चुके हैं, राइट। ऑल्टीमीटर भी मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर। अच्छा, सी बैंड क्या होता है ये आप देख सकते हो। इसमें ना सी बैंड तो मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली क्या है, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब कौन सी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो यहां आपके नोट्स में दिया हुआ है, याद रखना है आपने, ठीक है। ऑल्टीमीटर क्या होता है ये भी हम कर चुके हैं, क्लियर, मेक सेंस। चलो, अब इंडिया में क्या सिचुएशन है, वेल DOT और DGCA दोनों एक डील प्लान आउट कर रहे हैं, एक प्लान निकाल रहे हैं और उस प्लान के बेसिक्स भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना, कि टावर्स हम जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एयरपोर्ट्स और फ्लाइट पाथ से थोड़ा दूर रखेंगे और जितने भी फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं वो अपने ऑल्टीमीटर्स अपग्रेड करेंगे। यही दो मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी ग्लोबली क्या इश्यू चल रहा है ये भी हम देख चुके हैं, है ना, कि जो यूएसए के फेडरल एविएशन अथॉरिटी का इशू चल रहा था, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे एयर इंडिया के प्लेन्स ग्राउंड करने पड़े, ये हम सारी चीजें देख चुके हैं, ऑलराइट। चलो, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, विच इज रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला मुद्दा क्या है, देखो मोटे मोटे तौर पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं है क्या मुद्दा। देखो, हम सबको डिजीजेस होते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस पैथोजेंस।
ठीक है, जैसे कि हमें वायरस से डिजीज हो जाता है, हमें बैक्टीरिया से डिजीज हो जाता है, हमें प्रोटोजोआ से डिजीज हो जाता है, जैसे मलेरिया वगैरह, है ना, और हमें फंगस से डिजीज हो जाता है। ठीक है, नाउ बहुत पहले जमानों में जब ऐसे डिजीजेस होते थे ना, तो इनका कोई इलाज नहीं होता था। इन डिजीजेस को बेसिकली हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं, राइट। नाउ जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई ना, तो वैसे वैसे इन पैथोजेंस को मारने के लिए दवाइयां भी बनती गई। बैक्टीरिया के लिए जैसे हम सब जानते हैं होती हैं एंटीबायोटिक्स, तो आपको कोई भी इंफेक्शन होता है आपको एंटीबायोटिक लिख देते हैं। वायरस के लिए एंटीवायरल्स हैं, फंगस के लिए एंटीफंगल्स हैं, राइट। तो इन सारी दवाइयों को एंटीफंगल्स, एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स, सबसे बड़ा चंक एंटीबायोटिक्स का है, तो इनको मिला के हम कह देते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल्स दवाइयां हैं ये। ना अब होता क्या जा रहा है, देखो पहले जमाने में जब ये डिजीजेस होते थे तो कोई इलाज ही नहीं एग्जिस्ट करता था। छोटे मोटे इलाज होते थे कि थ्रोट इन्फेक्शन है तो गर्म पानी पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, ऐसे टाइप के नेचुरोपैथी वाले इलाज थे, आयुर्वेदिक कुछ इलाज थे। पर जब से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है, सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, तो जब से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है तब से मेडिसिन की फील्ड में एक रेवोल्यूशन ही आ गया है कि इन सारे डिजीजेस से लड़ने के लिए आपके पास अब दवाई एग्जिस्ट करती है। और आपको पता है इससे सर्जरी भी पॉसिबल हुई है। पता है जब किसी की सर्जरी करते हैं ना तो उसको एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद ना आपका शरीर खुल जाता है सर्जरी करते वक्त, तो आपको बहुत सारा इंफेक्शन होने का डर होता है, जिसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं कि अगर हो भी गया तो भी क्योर हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स ने ना बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मेडिसिन की फील्ड को। मतलब अब वो बहुत सारे डिजीजेस जिनसे इंसान को डर लगता था, अब इतना डर नहीं लगता बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पर पता क्या हो रहा है, वापस से हम उन डार्क एजेस ऑफ मेडिसिन में जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमंस ने ना बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करनी शुरू कर दी है, ओवर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गई है, जिसकी वजह से जो डिजीजेस, जो पैथोजेंस पहले एंटीबायोटिक से मर जाते थे, अब वो रेजिस्टेंट होना शुरू हो गए हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे जब पहले एंटीबायोटिक्स काम कर जाते थे, अब उन बैक्टीरिया पे ना वो वाले एंटीबायोटिक्स काम ही करना बंद कर गए हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो गया है। और इसे ही हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने इतना ज्यादा बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स डालते गए कि कुछ उनमें से सरवाइव कर गए जो अब रेजिस्टेंट हैं टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स, और ये चीज बढ़ती जा रही है। WHO ने इसे कहा है टॉप 10 थ्रेट्स में से ये एक थ्रेट है ग्लोबली। टॉप 10 जितने भी ह्यूमैनिटी को थ्रेट्स है ना हेल्थ वाइज, उनमें से एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है। पैनिक की चीज है कि सोचो आपको नॉर्मल सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, अब आप दवाई खा रहे हो, दवाई उस पर काम ही नहीं कर रही है, राइट। फिर से हम वापस वो डार्क एजेस पे चले जाएंगे, वही हल्दी वाला दूध, काढ़ा वगैरह उस पे चले जाएंगे। मेक सेंस? सर्जरी होना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? तो न्यूज में क्या था, AMR has been declared one of the top global public health threats by WHO in 2019, and overall 9.5 crore deaths were caused by AMR infections. India is the world's largest consumer of antibiotics and has the world's highest infectious disease burden, including due to multi-resistant superbugs. पता है किन्हें कहते हैं? ये वो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जिन पे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। जैसे देखो ये बैक्टीरिया था, इस पे मैं एंटीबायोटिक्स डाल रहा था, अब ये रेजिस्टेंट हो गया है तो मैं दूसरी एंटीबायोटिक डाल देता हूं, उसके रेजिस्टेंट हो जाएगा तो मैं तीसरी डाल दूंगा। पर सुपर बग्स वो बग्स होते हैं जिन पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, राइट। और उसका सिंपल कारण है हमने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, राइट। सिंपल यही कारण है, और इंडिया में तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा करते हैं। क्लियर? नाउ AMR है क्या, मैं आपको समझा चुका हूं। मेजर चीज है इसके कॉजेस क्या है, क्यों बढ़ता जा रहा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इंडिया में इसका ज्यादा बर्डन क्यों बढ़ता जा रहा है, राइट। एक तो ओवर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, सीधा केमिस्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है, और वो हमें एंटीबायोटिक्स दे देता है, हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। क्या पता हमें बैक्टीरियल डिजीज ना हुआ हो, वायरस की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हो, फिर भी उस पर आप एंटीबायोटिक खा लोगे,
मेक सेंस? तो हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स खाते जा रहे हो। इंडिया में तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ठीक है। फिर सोशल फैक्टर क्या है? वही कल्चर ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। खुद ही आपको पता चल गया कि पिछली बार जब थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने एजिथ्रोमाइसिन खाई थी, तो अगली बार जब होगा तो आप डॉक्टर पे नहीं जाओगे, सीधा एजिथ्रोमाइसिन ले आओगे केमिस्ट से। प्रॉब्लम है, राइट? प्रिस्क्रिप्शन के बिना करते हो। अच्छा, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है कि हमारे रिवर के घाट्स पे, गंगा यमुना पे मास बेदिंग होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे नहाते हैं जिससे इंफेक्शन फैलने का डर होता है, और फिर सारे ही एंटीबायोटिक्स खाएंगे। अब वो जो रिवर के घाट पे वो जो डिजीज फैला था, वो बैक्टीरिया फैला था, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। देन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम एनिमल्स को, पोल्ट्री, कैटल वगैरह, है ना, जो भी एनिमल रेयरिंग करते हैं, उनको भी वही सेम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो कैटल में या पोल्ट्री में जो बैक्टीरिया होगा वो आपने एंटीबायोटिक्स दे दी उसे, अब धीरे धीरे वो बैक्टीरिया ना रेजिस्टेंट होता जाएगा, और वो पोल्ट्री से या कैटल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो पहले से ही रेजिस्टेंट होएगा, तो उस पर दवाई काम नहीं करेगी। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से AMR का लोड बढ़ता जा रहा है। नाउ इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए हुए? तो ग्लोबली WHO और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये मेजर्स लिए हैं। वन हेल्थ क्वाड्रिपार्टाइट, ठीक है, एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ AMR समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स। ये एक ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया कि जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो AMR को रोकना चाहती हैं तो इन 4 चीजों पे काम करें। तो ये आप अपने ना मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो अच्छे से, राइट? कि जब आपको लिखना है कि AMR से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो इसे कोट कर देना और ये 4 कारण लिख देना। मेक सेंस? ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। देखो, AMR एक बारी हो गया, जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, रेजिस्टेंट अगर हो गए सारे डिजीजेस को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बस गाड़ी निकल गई। पर ऐसा ना हो, इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो। आपको पता है टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, इंडिया में बहुत सारे टीबी के जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं टीबी की दवाइयों को लेके, टीबी के एंटीबायोटिक्स को लेके। क्लियर? तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम कॉज कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? तो ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए इंडिया में भी, इसे यूज कर सकते हो आप मेंस में। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी ना। 2 चीजें न्यूज में आई थी साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, ब्लू बगिंग और रैंसमवेयर। ठीक है, तो इन दोनों को बस हमें देखना है ये है क्या। क्लियर? हमें इसकी डिटेल्स कुछ करनी नहीं है, बस है क्या, होती क्या है ये चीजें, वो देखना है हमें, राइट? प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों टर्म्स। तो हमें इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन देखनी है। रैंसमवेयर की बात करते हैं, ठीक है? तो रैंसमवेयर क्या होता है? देखो सिंपल है। क्या होता है, मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं, अब मेरा कंप्यूटर पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, मेरी कंपनी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ मेरे जीवन में जीने के लिए सारा कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अब एक हैकर आता है, मेरे कंप्यूटर को हैक कर देता है और मेरे कंप्यूटर को कर देता है लॉक, उसमें वायरस डाल देता है। हैकर आता है, मेरे कंप्यूटर को हैक करके उसमें वायरस डाल देता है, वो जो वायरस है मेरे कंप्यूटर को लॉक कर देता है। ठीक है, अब मैं अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर पाता। फिर मुझे एकदम से ईमेल आती है या मुझे कॉल आती है कि भाई इतने पैसे यहां इस अकाउंट में जमा करवा दो तो आपका कंप्यूटर अनलॉक कर देंगे, खोल देंगे, राइट? तो सिंपल फिरौती वाला काम है। कंप्यूटर लॉक कर दिया, पूरा बिल्कुल लॉक कर दिया, ठीक है? उसके बाद रैंसम डिमांड करी, फिरौती की रकम, रैंसम ही होता है ना, रैंसम डिमांड करी, रैंसम जैसी आ गई, खोल दिया कंप्यूटर ना। वो जो वायरस डाला था मेरे कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए, उसे हम रैंसमवेयर कहेंगे। और इसने बहुत प्रॉब्लम्स की हैं। अगर आपके या मेरे जैसे लोगों के कंप्यूटर लॉक कर दिए तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है भारत की सरकार के पर्सपेक्टिव से। पर सोचो अभी रिसेंटली एम्स जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके सारे सिस्टम लॉक कर दिए थे। ठीक है, सोचो आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में जो कंप्यूटर लगे हैं उसमें कोई रैंसमवेयर डाल दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भारत सरकार के लिए, इसलिए प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, इट इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट टेक्स ओवर द कंप्यूटर सिस्टम डिनाइंग यूजर्स एक्सेस टू डेटा और देयर सिस्टम। ठीक है, फिर अटैकर्स डिमांड रैंसम। अब बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो पावर यूटिलिटीज नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके सारे सिस्टम्स हैक हो गए थे। अब उन्हें पता ही नहीं है कि किस कंज्यूमर ने कितनी बिजली कंज्यूम करी है, किस घर में कितनी बिजली गई है, सारा डेटा लॉक हो गया।
ये हुआ है, एम्स में हो गया है, ठीक है। फिर बिजली विभाग में एक और रैंसमवेयर अटैक हुआ था, WannaCry एक सिस्टम था, ये एक रैंसमवेयर का नाम था जिसने इंडिया के कई बैंक्स के कंप्यूटर्स को, ठीक है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स को हैक कर लिया था। मिराई बॉटनेट मैलवेयर अटैक है, इसने इंटरनेट पे चलने वाली बहुत सारी डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया। देन पेटिया, ये कुछ मेजर रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं दुनिया में और इंडिया में खासकर, इनके नाम याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज ब्लू बगिंग। अब ब्लू बगिंग क्या है? देखो, आपको पता है आजकल ना ब्लूटूथ का काफी ज्यादा रोल हो गया आपकी लाइफ में। हम सब एयरपॉड्स खरीदने लग जाते हैं या वायरलेस स्पीकर्स वगैरह खरीदते हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं आपके फोन से। अब क्या है, कोई इंसान अगर आपका ब्लूटूथ हैक कर ले, लेट्स सपोज हैक कर ले, तो जब तक तो आप बिना एयरपॉड्स के फोन सुन रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आपने अपने एयरपॉड्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो आपके फोन से आवाज जा रही है एयरपॉड्स में और आप तभी सुन पा रहे हो। अब किसी ने आपका अगर ब्लूटूथ ही हैक कर लिया तो वो सारी आपकी बातें सुन लेगा, एयरपॉड से जो कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ सुन लेगा, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लू बगिंग, यानी कि आपके फोन का ब्लूटूथ हैक कर लिया। अब इसके ना नए तरीके सामने आ रहे हैं ब्लू बगिंग के। वो क्या है? देखो, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे परमिशन नहीं मांगता कि आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सके। डू यू गिव अस परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, ब्लूटूथ वगैरह। तो जितनी भी एप्स एग्जिस्ट करती है ना जो आपके ब्लूटूथ का एक्सेस मांगती हैं, अगर कोई इंसान उस ऐप को हैक कर ले तो उसके पास भी एक्सेस आ जाएगा आपके ब्लूटूथ का, क्योंकि आपने वो ऐप डाउनलोड करी हुई है, उससे परमिशन दी हुई है। अब वो इंसान आपके ब्लूटूथ को एक्सेस कर लेगा। उसके बाद आप एयरपॉड्स पे वगैरह पे जो भी बात करो, ब्लूटूथ को अगर आप यूज कर रहे हो तो उस इंसान के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। दिस इज ब्लू बगिंग, दैट्स इट। अब ब्लू बगिंग से बचने के लिए आप पता क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा देखो, हम सारे लोग ना जानते भी नहीं है, हम अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑन ही छोड़ते हैं। वो ना करो, उसके लिए तो किसी के लिए बहुत आसान है उससे आपके ब्लूटूथ को हैक करना। और ऐसी एप्स डाउनलोड ना करो जो आपके ब्लूटूथ का एक्सेस मांग रही हैं, ठीक है। अब मैं जानता हूं बहुत सारी ऐसी एप्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें देना ही पड़ेगा ब्लूटूथ का एक्सेस, कोशिश करो कि ना करें, ठीक है। ऐसे ही बच सकते हैं ब्लू बगिंग से। पर ये इशू है, तो यू नीड टू नो व्हाट रैंसमवेयर्स आर, व्हाट ब्लू बगिंग आर। ब्लू बगिंग इज, रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक वायरस है जो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और ब्लू बगिंग आपके हैकर्स ब्लूटूथ का एक्सेस ले लेंगे। दैट्स इट, ठीक है जी। चलो, अब हम आ जाते हैं लास्ट, डिजीज एक्स, ट्रैकिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है। नाउ WHO on Monday said that it is updating the list of priority pathogens. Priority pathogens मतलब वो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगसेस जो फ्यूचर में एपिडेमिक कॉज कर सकते हैं, that pose the greatest public health risk due to their epidemic potential and or whether there is no or insufficient countermeasures. तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार करी है। The process, which started on Friday, involves more than 300 scientists from across the world, considering evidence on around 25 virus families and bacteria as well as disease X. तो ये ना 25 वायरस फैमिलीज को, वायरस फैमिलीज मतलब वायरस तो हजारों हैं, पर उन सबको ना आप फैमिलीज में कैटेगराइज कर लेते हो। तो उन 25 वायरस फैमिलीज को ये ना स्टडी करेंगे और एक एक वायरस फैमिली का ना एपिडेमिक पोटेंशियल देखेंगे और देखेंगे अगर इससे एपिडेमिक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन बना सकते हैं, वैक्सीन कैसी बना सकते हैं, ताकि कल को इन 25 वायरस फैमिलीज में से कोई एपिडेमिक ही बन जाए, जैसे कोविड बना था, तो आप पहले से ही तैयार हो दवाइयों और वैक्सीन के साथ, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह है सारा मुद्दा, ठीक है। अब डिजीज एक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है? डिजीज एक्स इज नॉट अ न्यू डिजीज, इट इज अ पोटेंशियल डिजीज दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। हमें पता नहीं है वो कौन सा डिजीज है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसका नाम डिजीज एक्स रखा है, ठीक है। पर बिना डिजीज को जाने उसके लिए प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल है। WHO इसी इम्पॉसिबल टास्क को करने में जुटा हुआ है कि हमें नहीं पता कौन सा नेक्स्ट पैंडेमिक आएगा, पर हम पहले से तैयार हो, इसीलिए पहले से ही हम सारे वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा मुद्दा है। अच्छा, WHO ने ना इसके लिए एक लिस्ट भी बनाई हुई है कि अभी जिन वायरसेस के बारे में हमें पता है, वैसे तो ऐसे वायरसेस भी आ सकते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं, वो पैंडेमिक कर दें, तो उसके लिए तो WHO भी कुछ नहीं कर सकता। पर जिन वायरसेस के बारे में WHO को पता है कि इससे एपिडेमिक हो सकता है, उसकी WHO ने एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी डिजीजेस।
उस पर स्टडी करते जा रहे हैं। तो ये वो चीज है। क्लियर? अब WHO की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है जिसमें ये प्रिपरेशन करेगा? R&D ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स। ये 300 साइंटिस्ट की टीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि हर एक वायरस फैमिली के लिए हम क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इबोला के लिए इन्होंने ऐसे किया था। ऑब्जेक्टिव वही है, पहले से प्रिपेयर हूं। प्रोसीजर क्या होगा? फॉर ईच डिजीज ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजेंस, प्रायोरिटी लिस्ट में जो भी डिजीजेस हैं, एंड R&D रोडमैप एंड टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल्स इज क्रिएटेड टू गाइड आउटब्रेक रिस्पॉन्सेज। R&D रोडमैप आप निकालोगे कि इस वायरस फैमिली से अगर डिजीज हो जाता है तो हमें क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले ही करके रखनी है। फिर अगर हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कौन सी मेडिसिन, कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, पहले से ही आप तैयारी कर रहे हो। क्लियर? ये जो डिजीजेस, मेडिसिन वगैरह है, इसे ही हम टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल कह रहे हैं कि इस डिजीज से लड़ने के लिए क्या हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए, या कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। सब पहले से ही रेडी कर लो। ठीक है? ब्लूप्रिंट वगैरह में काम कौन कौन कर रहा है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एंड ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ये याद रख लेना। इसकी सिग्निफिकेंस, वेल, फ्यूचर में अगर आ जाता है कोई पैंडेमिक तो हम उससे लड़ पाएंगे, ये सिग्निफिकेंस है इसकी। क्लियर? मेक सेंस? चलो फिर इसी के साथ हमारे आज की न्यूज आइटम सारी कवर होती हैं। अब समय आ गया है सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड। तो एक आर्टिकल तो आपने ये डिजीज एक्स वाला ही पढ़ना है दोबारा। ठीक है? वैसे इस आर्टिकल में जो जो हो सकता है वो मैंने कवर कर दिया, आपको नोट्स में मिल जाएगा। पर फिर भी मैं चाहूंगा द हिंदू में ये जो आर्टिकल आया था डिजीज एक्स का, इसको आप खुद एक बार पढ़ना, और अब आपको समझ भी आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। जो जो इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में हो सकती है वो तो मेंशन्ड है ही आपके नोट्स में, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही है। ठीक है? फिर भी इसे पढ़ना जरूर। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस आंसर राइटिंग में काफी फायदा होगा। और एक है, इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है पर फिर भी इसे पढ़ लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्चर्स डेवलप एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। एक ऐसा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी तो नहीं पर हम कहते हैं ना कि अगर हमने इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है तो एनर्जी कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उसके लिए है ये। ठीक है? चलो फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर टेकन फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। तो ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना और समझा है तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है। बाय द वे, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपने ध्यान से सुना है या समझा है। ठीक है? तो इसके लिए इन MCQs के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में तो जरूर देने हैं। आई एम वाचिंग ऑल योर आंसर्स बिकॉज आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pairs are correctly matched? Mars Express, NASA; Maven, EU; Hope, UAE; Viking, NASA. 1, 2, 3, 2 and 4, 3 and 4, 1 and 3 only. All right. Next. Consider the following statements. There is risk of interference between 5G signals and signals of altimeter of commercial planes because both operate in Ku band. C band is apt for 5G services because it ensures higher bandwidth and wider coverage. Which of the above statements are correct? Only one, only two, both, neither. All right. And with that, we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys, and I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, well, you are free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. All right, then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.